नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवा उपाध्याय वेब क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग आज देखने वाले हैं अगला उसी के आगे जो हमारा इकोसिस्टम चल रहा था उसका दूसरा लेक्चर होगा, जिसमें हमने आपको बताया कि इकोसिस्टम के कुछ मोस्ट एस्पेक्ट होते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी था, जैसे एनर्जी फ्लो था, और जैसे बहुत सारे इसमें जो टॉपिक्स थे उसी हम एस्पेक्ट की आज बात करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला एस्पेक्ट हमारा होगा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का अर्थ हो गया कि मतलब हम एक पर्टिकुलर, जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो एनर्जी का मुख्य चीफ सोर्स होता है दैट इज द सनलाइट होता है। तो सनलाइट का किसी भी प्लांट यानी प्रोड्यूसर पर कितने समय तक, कितने पर एरिया पर, यानी जो प्रोड्यूसर है यानी कि जो ग्रीन प्लांट होता है, कितना ज्यादा सनलाइट यानी रेडिएट एनर्जी को गेन करता है और अपना एक जो कह सकते हैं बायोमास जो होगा यानी प्रोडक्टिविटी जो होगी एनर्जी, वह कितना ज्यादा वो दे सकता है। ठीक है ना। यानी हाउ मेनी अमाउंट ऑफ सनलाइट कंज्यूम बाय द प्रोड्यूसर एंड गिव टू मच प्रोडक्टिविटी और लेस देन प्रोडक्टिविटी। इन्हीं सब बातों को हम लोग बात करते हैं किसके अंतर्गत, प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत। तो आइए आप लोग अपना कॉपी निकालीजिए, पेन निकालीजिए। प्रोडक्टिविटी आपका हेडिंग पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज बात इसमें करेंगे लिख लेंगे इसमें सोलर एनर्जी is the important source of energy in an ecosystem। यानी किसी भी इकोसिस्टम का जो मुख्य सोर्स है वो क्या होता है, सनलाइट हो जाता है। फिर लिख लेंगे इसमें, आगे बढ़ाएंगे इसमें आगे बढ़ाएंगे प्रोडक्टिविटी refers to the rate of किसका, बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, कम लगाएंगे, पर यूनिट टाइम। इसमें पर यूनिट टाइम कमा लगाते लिखते चलेंगे। टाइम जो होगा एक पीरियडिक टेबल में होगा, एक पीरियड में होगा, ब्रैकेट में लो पीरियड, ठीक है ना। बाय प्लांट्स दैट इज rate to which plants क्या हो जाएगा, रेट टू विच सनलाइट एक्यूमुलेटेड इकट्ठा होता है, कहां पर, एक्यूमुलेटेड बाय प्रोड्यूसर। किसी प्रोड्यूसर का, कोई जो प्रोड्यूसर होता है कितना ज्यादा सनलाइट को एक्यूमुलेट करता है यानी अपने अंदर लेता है, इकट्ठा करता है, उसी की बात कर रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड बाय प्रोड्यूसर, ठीक है ना। इसलिए करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। इसको मेजर्ड किस में किया जाता है, मेजर्ड इन किसमें, वेट में, ठीक है ना। तो ये इसका वेट होता है, जिस वेट में इसको मेजर किया जाता है। फिर लिखेंगे इट्स टू टाइप, बना लेंगे आगे, इट्स फॉलोइंग टाइप कर लेंगे, इट्स फॉलोइंग टाइप। कौन कौन से टाइप हो जाएंगे भाई इसमें, सबसे पहले होगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आप कह सकते हैं इसमें कि कोई भी यानी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है कहां पर यूनिट एरिया कामा लगा देंगे, ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक ना। फिर लिखेंगे डिवाइड इन टू पार्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। मतलब ये कह रहा है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड, एक लंबे अरसे से या एक लंबे समय में कितना ज्यादा एनर्जी यानी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया गया है उसी को बताएगा। लेकिन ये एनर्जी कहाँ मिलेगी, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी हमको मिल रही है इसको हम लोग किसमें रखते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर करते हैं। ये दो प्रकार के होंगे जिसमें आप देखने वाले हैं, दोनों प्रकार का नाम यहाँ पर देख लेंगे। जो हमारा होगा जीपीपी, या पूरा पूरा लिख लीजिए, पहले पूरा लिख लेते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ब्रैकेट में ले लेंगे शॉर्ट फॉर्म जीपीपी, है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म दे देगा आपसे, 1 नंबर 2 नंबर में बोर्ड में पूछा जा सकता है कि भाई जीपीपी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रास का नाम ही होगा शुरुआत से, बेस से, तो ग्रास प्रोडक्टिविटी में आप देख सकते हैं यहाँ पर चाहिए तो लिख लेंगे प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय ग्रीन प्लांट्स, किसके लिए होगा भाई, ग्रीन प्लांट्स पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक ना। यानी इसमें आप कह सकते हैं जो प्रोडक्शन होगा किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का बाय द ग्रीन प्लांट एंड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के दौरान ही जब हम बात करते हैं किसकी, कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनिक मैटर हमारा रेडी हो रहा है वो रेडी होगा कब, फोटोसिंथेसिस के दौरान। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि कोई अदर, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, कुछ और भी जो फोटोसिंथेटिक एजेंट्स होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट की आप बात करते हैं तो वहां पर हम बात कैसे करते हैं, जीपीपी यानी ग्रॉस की बात करते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद। अब जो दूसरा पार्ट इसका होगा यानी बी वाला जो होगा, इसका नाम हो जाएगा, लिख सकते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी इसका हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म है एनपीपी, ठीक है ना। सीएनसी न समझ जाना, एनपीपी लिख सकते हैं इसमें, अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज करिए, है ना, यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन, और यहाँ पे बना लेंगे क्या, ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल आर, दैट, ये लिखेंगे द एनर्जी लेफ्ट होते हैं कब, आफ्टर respiration and stored as organic matter in producer, कहाँ पर, producer per unit time and पर यूनिट किसमें, पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में जितना भी जीपीपी रिस्पिरेशन कर लेता है, यानी जीपीपी मैंने क्या बताया था भाई, जीपीपी को मतलब प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी प्लांट ही तो भोजन बना रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी लेफ्ट होती है, यानी जो एनर्जी बच जाती है,
उसी एनर्जी को हम एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर एरिया में बात जब करते हैं, जब इसका नाम क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है ना, पर यूनिट एरिया। यानी हम लिख सकते हैं पॉइंट क्या, कि जो हमारा एनपीपी होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, ये हमेशा क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रेस्पिरेशन को क्या करना, अलग कर देना। जितना मात्रा में हमारा ग्रास प्रोडक्टिविटी वाला जो भाग है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिव से रेस्पिरेशन के दौरान, यानी रेस्पिरेशन जितना लेता है उतना एनर्जी निकाल दीजिए, बाकी जो बची हुई एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया होगा। एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर, नोट चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो वैसे ले लीजिए। NPP in producer per unit time, या सॉरी इसको ऐसे कर लीजिए, NPP is the available biomass for the consumption to heterotroph। हेटरोट्रॉफ मतलब हो जाएगा आपका वही हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ इसमें डिकम्पोजर भी होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, इस एनर्जी को यूज करते हैं, किसको, एनपीपी को। भाई बचा हुआ एनर्जी ही तो ये प्लांट ने रेस्पिरेशन कर लिया है, अब जो बचा है एनर्जी उसको कौन यूज करेगा, हेटरोट्रॉफ यूज करेंगे। तो ये भी इसमें ध्यान दीजिएगा। और अगला हमारा हो जाएगा, ये हो गया प्राइमरी की बात हो गई है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्राइमरी के बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या नाम होगा इसका भाई, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देखेंगे अब सेकंड नंबर पे क्या आता है, तो लिख लेंगे इट रिफर, क्या बताता है ये भाई, इट रिफर्स टू द रेट ऑफ एसिमिलेशन, यानी कितना यूज हो रहा है, एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी by consumer, so it is the amount of energy available at the consumer level for transfer to next trophic level। यानी ये कहना चाहता है कि जो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगा, ये क्या बताता है, इट रिफर टू द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी बाय कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के द्वारा कितनी एनर्जी का यूज किया गया है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द कंज्यूमर लेवल, यानी कंज्यूमर लेवल पर कितनी एनर्जी लेवल पर यूज की गई है, उसी एनर्जी को हम लोग किसमें रखते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पर यूज करते हैं। तो इसका प्रेसिंग शॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब दूसरा आ गया हमारा डिकम्पोजिशन। पहले हमने देखा प्रोडक्टिविटी में हमने देखा प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी में क्या आपने देखा, पूरा बात देख लिया है। अब हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात भी देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरा एस्पेक्ट होगा डिकम्पोजिशन में, इसमें ब्रेकडाउन होगा फिजिकल और केमिकल। अब उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिकम्पोजिशन में। तो लिख लेंगे इसमें इट्स physical and chemical
breakdown of complex inorganic matter, ठीक है ना। ब्रैकेट में चाहिए तो डेट्रिटस ले लीजिए, डेट्रिटस, यानी जो यहाँ पर इनऑर्गेनिक मैटर की बात हम कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, डेट्रिटस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें टूटेगा इनटू इनटू इनऑर्गेनिक इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2, लाइक H2O, और इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक ना। ये जो हो रहा है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉल्ड डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, जैसे इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल होगा अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म को आप जानते हैं कि यह किसानों का सबसे बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, क्योंकि ये सॉइल को क्या करता है, थोड़ा और फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी मिट्टी को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, यानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, चेंज करता है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एज अ फ्रेंड ऑफ द फार्मर के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरा बात चाहिए तो लिख दीजिए, इसमें लिख लेंगे डेड प्लांट्स हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आप लिख लेंगे रिमेन्स, यानी उसी के जो रिमेन्स होते हैं, यानी ब्रैकेट में चलो ले लीजिए, लीव्स होता है, ठीक है ना, बार्क होता है, यानी पेड़ की जो छाल होती है उसको बार्क कहते हैं, या उसमें हो सकता है फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या करते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स फीकल, क्या होता है, फीकल। ये सब भी क्या होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेड प्लांट के साथ साथ हमारा जो लीफ है, बार्क है, जिससे आप जाते हैं किसी बगीचों वगैरह में पानी उनी बरसता है, तो बरसने के बाद क्या होता है, उसकी पत्तियां टूट जाती हैं, उसके कुछ बार्क छाल वगैरह निकल जाते हैं, फ्लावर इंक्लूडिंग द एनिमल डक्स वगैरह उसी में सड़ते गलते रहते हैं ना। तो वही सब तो हमारे डेट्रेटस की बात हम करने वाले हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें हमको वहां पर दिखाई पड़ती है, समझ में आ गया। फिर इसमें लिख लेंगे ये बनाते क्या समझने बाद, टू मेक डेट्रिटस कामा लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे लिग्निन, और यहाँ पर एक चीज लिख लेंगे लिग्निन या और लिखेंगे एंड काइटिन, लिग्निन एंड काइटिन, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इसकी मात्रा हम कह सकते हैं कि ज्यादा है तो याद करिएगा, अगर लिग्निन और काइटिन की मात्रा ज्यादा है तो डीकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, हमारा स्लो हो जाएगा, डीकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाता है, समझ में आ गया ये। और इस प्रकार से हम बताते हैं कि ये जो हम बनाते हैं जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसकी कई सारी मतलब प्रोसेस होते हैं, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर अगर लिख दें तो प्रोसेस इसका, जैसे मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ प्रोसेस में, जैसे फ्रेगमेंटेशन, क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस, ठीक है ना। तो डेट्रिटस का फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, ठीक है, तोड़ना। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि कैसे इसको करते हैं, एग्जाम्पल लिख लेंगे कौन सा इसमें रहेगा, तो लिखेंगे जैसे टर्माइट्स होते हैं, या जैसे टर्माइट्स के अलावा क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था अर्थवॉर्म, ठीक है ना। तो उस कॉम्प्लेक्स को कितने बदल देना, सॉफ्ट फॉर्म में बदल देना। तो ये हो जाता है हमारा, प्रोसेस में आते हैं तो हम लोग। और एक हो जाता है कैटाबोलिज्म, क्या होता है, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में क्या हो जाएगा भाई, इसमें हम बात करेंगे तो ये डिकम्पोजर जो होते हैं, यानी जो हमारा डिकम्पोजर होगा ब्रैकेट में चाहिए क्या लिख लेंगे, बैक्टीरिया हो जाएगा, आगे लगाएंगे इसमें बैक्टीरिया करके कामा लिख लेंगे, फंजाई भी हो जाएगा, क्योंकि यही सब तो डिकम्पोज कर रहे हैं, डिकम्पोजर हो जाएंगे, ठीक है ना। लिख लेंगे क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं किस चीज को, एक डाइजेस्टिव एंजाइम ओवर किसके ऊपर, ओवर डेट्रिटस,
यानी जो डेट्रिटस होते हैं उनके ऊपर क्या होता है कैटाबोलिज्म में कि जो डिकम्पोजर हमारे होते हैं बैक्टीरिया फंजाई ये सब क्या करते हैं कुछ एक्सक्रीट करते हैं, यानी एक्सक्रीट यानी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को लिबरेट करते निकालते हैं जिससे किसके ऊपर डेट्रिटस के ऊपर, यानी उसको सड़ाने में क्या हो जाए थोड़ा इजी बन जाए, तो इसलिए कैटाबोलिज्म की प्रोसेस हमारा किस में किया जाता है डेट्रिटस के ऊपर इस फॉर्म में, ठीक है ना। तीसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लीचिंग, लीचिंग देखिए लीचिंग में क्या है, जैसे जो चीजें सड़ गल गई हैं वो जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं डीप में जाना पड़ेगा ना, डीप लेयर ऑफ सॉइल। अब वहां पर जाएंगे तो ही तो उसका यूज प्लांट कर सकता है न्यूट्रिएंट के रूप में। तो यानी लीचिंग मतलब ऊपर स्थल पर लैंड पर ही ना रहे, क्रस्ट पर ना रहे, वो नीचे जाए डीप में जाए, उसी को लीचिंग के रूप में लिखा जाता है। जैसा मैं लिख देता हूं सॉलेबल, सॉलेबल सबस्टेंस, ब्रेकर में लेंगे क्या शुगर हो जाएगा, कुछ और भी इसमें न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, तो जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, इनको क्या करते हैं सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड किया जाता है, या सब्जेक्टेड में मतलब लिख सकते हैं क्या पैसेज, यानी एक रास्ता इनका होना चाहिए, पैसेज है ना, पैसेज टू डीपर, कहां पर टू डीपर लेयर ऑफ, डीपर लेयर ऑफ सॉइल, ठीक ना सॉइल। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ बिल्कुल नीचे डीप लेवल पर जाए सॉइल के, इसी को लीचिंग के नाम से जाना जाता है। चौथा जो हमारा हो जाता है, चौथे को हम क्या कह सकते हैं ह्यूमिलेशन या ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन की बात करेंगे, देखेंगे ह्यूमस, आप नाम सुनेंगे ह्यूमस में नमी होती है, तो वही मॉइस्चरिंग जो होता है ये जब आ जाता है डेट्रिटस, जैसे मतलब लीफ हो गया, अब लीफ आप किसी जगह पर रख देंगे तो वो जल्दी से क्या होगा जब ह्यूमस पाएगा तो ज्यादा अच्छे से डिके करेगा, सड़ेगा वो, विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर यानी कि बैक्टीरिया या फंजाई ये सब उसको क्या करेंगे डिकेइंग करने में हेल्प करेंगे, लेकिन ह्यूमिफिकेशन तो होना चाहिए, नमी तो होनी चाहिए, उसी के लिए यहाँ पर ह्यूमिफिकेशन होता है। जैसे इसमें चाहिए तो आप भी लिख भी सकते हैं इट लीड टू, इट लीड टू, इट लीड टू एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन ऑफ, किस चीज के लिए करेगा एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर, डार्क कलर एमार्फस हो जाएगा, एमार्फस सबस्टेंस, सबस्टेंस कार्ड, उसका नाम क्या हो जाएगा भाई ह्यूमस, उसका नाम क्या पड़ जाएगा ह्यूमस, जो कि रिच होता है, क्या पाया जाता है ज्यादा इसमें रिच लिग्निन एंड सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें होंगी कि लिग्निन और सेलुलोज वहां पे ज्यादा होगा जहां पे ह्यूमस यानी नमी होगी। अब इसमें हमारा आता है पांचवा वाला प्रोसेस में जो पॉइंट हो जाएगा जिसका नाम होगा मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन देखेंगे इसमें मिनरलाइजेशन में भी वही हो जाएगा, सेम है, ह्यूमस फर्दर डिग्रेड कर जाएगा, इन्हें देख लेंगे ह्यूमस फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स होंगे जो इसको डिग्रेड करेंगे, सड़ा देंगे, एंड रिलीज करते हैं, एंड रिलीज्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं प्रोसेस कॉल्ड मिनरलाइजेशन। तो मामला समझ में आ गया क्या था मिनरलाइजेशन, वही ह्यूमस जो भी बना था नमी, अब जो उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स की मदद से क्या करेगा वो कुछ रिलीज करेगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज करता है, उसी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं मिनरलाइजेशन, मिनरल्स में मिनरल न्यूट्रिएंट,
अब वो चीजें रिलीज हो जाते हैं जब माइक्रोब्स उस पर एक्ट करते हैं। समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस है इसका, ठीक है ना। ये डिकम्पोजिशन वगैरह जब करते हैं तो डिकम्पोजिशन करने के लिए हम लोग डेट्रिटस का क्या करते हैं, ये सारे प्रोसेस करते हैं, तब जाकर के हमारा फाइनल डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है। अब इसमें एक टर्म छोटा सा और देख लीजिए जल्दी से, एनर्जी फ्लो। क्या हो जाएगा? एनर्जी फ्लो। तो आप जानते हैं कि एकमात्र एनर्जी का सोर्स कौन सा है? सनलाइट है। सनलाइट जब आता है तो सबसे पहले किस पे पड़ेगा? प्रोड्यूसर पर पड़ेगा। लगभग 50% से कह सकते हैं, लेस देन कह सकते हैं, ये प्लांट इसको ट्रैप कर लेता है रेडिएंट एनर्जी को। और फिर उसके बाद में देखेंगे कुछ एक्वाटिक प्लांट जिसको करते हैं, एनिमल्स होते हैं वो भी उस चीज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो सारे के सारे हम लोग डिपेंड होते हैं किस पर? सनलाइट पर, सोलर एनर्जी पर। उसी के द्वारा मुख्य एनर्जी होता है, वो एनर्जी आता कहाँ पर है? एक फॉर्म में आएगा फिर सीधे जाएगा, यानी कि उसका बैकवर्ड साइड नहीं, यानी इसीलिए उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। यानी कि सनलाइट गया प्रोड्यूसर पर, प्रोड्यूसर गया कंज्यूमर पर, ये कंटिन्यू चलते चले जाते हैं, बट इट कांट बी रिवर्स, सो इट इज कॉल्ड द यूनिडायरेक्शनल। तो इसमें हम देख लेंगे सोलर एनर्जी में, सोलर एनर्जी हेडिंग आप डालेंगे, सोलर एनर्जी में जो आप हेडिंग डालेंगे लिख लेंगे इसमें। चलिए सोलर एनर्जी में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? सन, लिख लेंगे मेन सोर्स ऑफ एन इको सिस्टम, ठीक है ना। काम लगाएंगे 50% से लेस देन, कौन ट्रैप करता है? 50% लेस देन फोटो सिंथेटिकली एक्टिव होते हैं, नहीं कह सकते हैं एक्टिव। फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या? रेडिएशन, यानी कह सकते हैं क्या? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो हमारा होता है, ये पूरा प्रोसेस जो है ये 50% चले जाएंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहिए, तो यहाँ पर ले लेंगे, क्या ले लेंगे भाई? PAR, है ना, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये 50% से लेस देन कौन करता है? बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, ये सनलाइट का यूज ये लोग सबसे ज्यादा कर लेते हैं, ठीक ना। फिर इसमें कामा लगा देंगे, फिर लिखेंगे फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, है ना। ये कितना करते हैं भाई? साइनोबैक्टीरिया वगैरह 2 से 10%, क्या लेते हैं? 2 से 10% ऑफ PAR, यानी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन हो रहा है, इसका 2 से 10% कौन इसको यूटिलाइज कर रहा है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूटिलाइज कर रहे हैं। समझ में आ गया इतनी बात है? फिर इसमें चाहिए तो एक डायरा लिख लेंगे, इधर लिख लीजिए, देखेंगे जो लिविंग्स होते हैं, यानी ऑल लिविंग्स डिपेंड्स ऑन द, कहां पर? डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर। हो सकता है वो डायरेक्टली जुड़े हों या फिर इनडायरेक्टली, ठीक ना। कॉल्ड, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सो कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। क्या हो जाएगा? यूनिडायरेक्शनल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यानी हम इसमें चीज बना सकते हैं। देखो भाई, हम लोग डायरेक्ट क्या है, प्लांट पर डायरेक्ट डिपेंड थोड़ा नहीं, इनडायरेक्ट डिपेंड है, लेकिन है तो प्लांट पे ही ना, प्रोड्यूसर पर ही है। जानवर है जो कि है हर्बिवोर्स वगैरह, डायरेक्टली प्लांट खा लेते हैं, तो वो डायरेक्टली उस पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम लोग किस पर डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर पर होते हैं, यानी ग्रीन प्लांट पर होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे एक लाइन आप बना लीजिए, लिख लेंगे क्या? जैसे ये सन है, सन सबसे पहले किसको देगा भाई? ये दे देगा प्रोड्यूसर को, यानी ग्रीन प्लांट, प्रोड्यूसर लेगा ग्रीन प्लांट। और इसके बाद इसको प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? कंज्यूमर खाएगा, यानी कि बकरी खाएगा, गाय खाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हो जाएगा? ये कंज्यूमर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ ब्रेकर में ले लीजिए, फॉलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ में आएगा? तो थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ को ये फॉलो कर रहा है,
इस प्रकार से यूनि डायरेक्शनल एनर्जी क्या करती है, मूव करती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और इसमें देख लेंगे हम लोग, अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है कि प्रोड्यूसर की जो नाम होता है, प्रोड्यूसर का जो वैल्यू होता है हटता घटता रहता है ना, चेंज होता रहता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर इसे नोट अगर आपको बताता हूँ, जैसे देख लेंगे इसमें भाई, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट हमारे क्या होते हैं, एज अ प्रोड्यूसर है, ये आप जानते हैं। ऐसे आप देखेंगे कहीं पर जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप बात करते हैं, तो टेरेस्ट्रियल में क्या हो जाएगा, हर्बेसियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर्बेसियस हो जाएगा। यह हो सकता है कुछ उडी प्लांट हो सकते हैं यहाँ पर, टेरेस्ट्रियल यानी अर्थ पर बात करेंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं एक्वाटिक लेवल पर, क्या बात करते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम की आप बात करते हैं, जल में जब आप जाते हैं तो आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया भी है, ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन हो जाएंगे, कुछ और स्पेशल एल्गी हो जाएंगे, और कुछ इसमें हायर प्लांट भी होते हैं, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब आप अर्थ पर रहते हैं, यानी कि लैंड पर रहते हैं, तो लैंड पर हमारा जो प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट होता है, यही हमारे लिए जब प्रोड्यूसर का काम कर रहा है। जब आप पॉन्ड में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, तो आप देखेंगे छोटे छोटे ग्रीन प्लांट वहां पर भी पाए जाते हैं, जिसको मछलियां वगैरह खाती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, प्लांट्स को, उसको फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट एल्गी के नाम से जाना जाता है। और कुछ और एल्गी होते हैं, कुछ उसमें और प्लांट्स भी पाए जाते हैं, जिसको जो एक्वाटिक्स एनिमल होते हैं वो उसका क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, एज अ एनर्जी के रूप में लेते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि एक्वाटिक सिस्टम में सब पाए जाते हैं। तो इतनी बातें हम लोगों ने देखा है, समझ लिया होगा। हम लोग आगे बात करने वाले हैं, इसमें जो है बात करेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन भी बहुत ही बेस्ट टॉपिक इसमें मिलेगा, जो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएगी उसमें। तो इतना आज हम लोग रखेंगे, और बाकी हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में। तो जब तक के लिए आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करिए। हमने टेलीग्राम पे ग्रुप भी बना दिया है, उस टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग उसमें ऐड भी होंगे बहुत जल्द। हम आपको एक व्हाट्सअप नंबर देंगे, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग जुड़ करके एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को हम उसमें लिंक दे देंगे आपको। तो देख लेंगे टेलीग्राम से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, तो आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे या और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक, नोट्स, तो वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना इसमें सॉल्व ले लीजिए, और ठीक है, थैंक यू सो मच।